नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम आपसे जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसके ऊपर आप सभी लोग बहुत सारी जानकारी रखते हैं और आप आज कक्षा 10वीं में हैं तो आपको अपने देश के लिए बहुत सारी बातें मालूम है। तो छात्रों, आज जिस चर्चा का विषय है उसका नाम है जीव्यात् भारत वर्षम। जीव्यात् अर्थात अमर रहे, जीवित रहे। कौन? भारत वर्षम अर्थात भारत देश जो है, हमारा भारत देश जो है वो हमेशा अमर रहे, वो हमेशा जीवित रहे। इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो छात्रों, आइए देखते हैं कवि चंद्रभानु त्रिपाठी जीव्यात् भारत वर्षम पाठ के माध्यम से हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं। उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत सप्तमा पाठा जीव्यात् भारत वर्षम का प्रथमा भाग। छात्रों, जीव्यात् भारत वर्षम पाठ में पाठ परिचय, श्लोकों का अन्वय और हिंदी भाषा में संदर्भ सहित व्याख्या के साथ साथ हमने विशेष पर भी प्रकाश डाला है। तो छात्रों, आइए देखते हैं जीव्यात् भारत वर्षम का पाठ परिचय। पाठ परिचय छात्रों ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत गीत जो है वो डॉक्टर चंद्रभानु त्रिपाठी के उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत गीताली नामक काव्य संकलन से संग्रहित है। यानी छात्रों, जो ये गीत लिखा गया है, जो ये भारतवर्षम पाठ लिखा गया है, ये कविता नहीं है, श्लोक नहीं है, ये गीत है और गीताली नामक काव्य संग्रह से संग्रहित है। और इसको लिखने वाले डॉक्टर चंद्रभानु त्रिपाठी जो कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा पुरस्कृत हैं। डॉक्टर त्रिपाठी ने अनेक आलोचनात्मक ग्रंथ यानी व्यंग्यात्मक ग्रंथ, शोध लेख, कविताएं, गीता तथा नाटक लिखे हैं। प्रस्तुत कविता के प्रथम पद में भारत की मनोरमता एवं भव्यता का सुंदर चित्र खींचा गया है। हिमालय भारत का शुभ किरीट है। तो छात्रों, आपको सभी को मालूम है कि भारत में कितनी सुंदरता एवं भव्यता है जो कि त्रिपाठी जी ने यहाँ पर अपने पदों में बताया है। और उन्होंने यह भी बताया कि हिमालय भारत का जो है वो शुभ किरीट है जिस पर पड़ती हुई उदीयमान सूर्य की लाल किरणें, उदीयमान यानी उगते हुए सूरज की जो लाल किरणें हैं मणियों की भांति कराती हैं, यानी मोतियों का आभास, मणियों का आभास कराती हैं, वो मणियों के जैसे चमकती हैं। समुद्र अपने कल्लोल रूपी हाथों से सदा इस देश के पांव पखारता है। यानी समुद्र जो है, हिमालय पर्वत ऊपर में है, किरीट यानी ऊंचे शिखर पर है, तो समुद्र जो है वो भारत के पैरों को धोता है। यानी समुद्र जो इस देश में है वो सदा इस देश के पांव को पखारता है अर्थात धोता है। सरिताएं उसके वक्ष स्थल पर पड़े हुए हार है। यानी सरिता यानी नदियां, तो भारत देश में जितनी भी नदियां हैं वो उसके छाती पर पड़े हुए हार के समान है, माला के समान है। तो हरे भरे वन्य प्राण उसका रंगीन परिधान है और जो भी खेत हैं, खलियान है, वो भारत देश का वस्त्र है, अंबर है, परिधान है। और द्वितीय पद में कवि भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग और वर्ण को देश की उन्नति के लिए एकजुट होकर काम करने की सलाह देते हैं। ठीक है छात्रों, मतलब कवि भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग यानी जितने भी वर्ग है भारतीय समाज में और जो वर्ण को देश की उन्नति के लिए एक साथ होकर वो काम करने का प्रेरणा देते हैं, जिससे मानव धर्म का सर्वत्र प्रसार हो सके। यानी जब वो एक साथ काम कर रहे हैं, एकजुट होकर सभी वर्ग के लोग उन्नति के लिए, तो उससे क्या हो रहा है, मानव धर्म का सभी जगह प्रसार हो रहा है। ठीक है छात्रों,
नौ तृतीय पद में कवि त्रिपाठी जी ने भारतीय संस्कृति में अपनी पूर्ण आस्था व्यक्त करते हुए इच्छा व्यक्त करता है कि इस देश में पुनः गीता से कर्म योग की शिक्षा प्राप्त करें। यानी तीसरे पद में भारतीय संस्कृति जो है वो अपनी पूर्ण आस्था को व्यक्त करता हुआ इच्छा को व्यक्त करता है और इस देश में पुनः गीता से कर्म योग की शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा देता है कि गीता से जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया है केवल निष्काम कर्म करने का, उसी बात की शिक्षा यहाँ पर मिलती है। और गौतम बुद्ध की करुणा और मैत्री का संदेश सब ओर फैले, यह बात भी यह भारत देश बताता है। और भारत के उत्कृष्ट वीरों की गाथाओं का सर्वत्र प्रचार हो। अंत में कवि कामना करता है कि हमारा भारत एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में चिरकाल जीवित रहे। चिरकाल अर्थात लंबे समय तक जीवित रहे। ठीक है छात्रों, तो यहाँ पर गौतम बुद्ध की करुणा और मित्रता का संदेश भी सभी जगह फैला हुआ है। और तो और भारत के उत्कृष्ट वीरों की गाथाओं का सर्वत्र प्रचार भी छात्रों सभी जगह होता है। और अंत में कवि यही कामना कर रहा है ईश्वर से कि हमारा भारत देश एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में चिरकाल जीवित रहे। तो छात्रों आइए देखते हैं श्लोक नंबर 1। भारत वर्षम राष्ट्रम जिव्या चिरकालम स्वाधीनम सन्मित्रम भूयाच समृद्धम जिया शत्रु विहीनम। प्रस्तुत श्लोक का कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को अन्य विभक्तियों में एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय है। तो अन्वय देखिए छात्रों प्रस्तुत श्लोक का। भारत वर्षम राष्ट्रम चिरकालम स्वाधीनम जिव्यात सन्मित्रम समृद्धम च भूयात शत्रु विहीनम जियात। ठीक है छात्रों, प्रस्तुत श्लोक क्या है कि भारत वर्षम राष्ट्रम जिव्या चिरकालम स्वाधीनम सन्मित्रम भूयाच समृद्धम जिया शत्रु विहीनम। प्रस्तुत श्लोक में अन्वय यही बता रहा है कि भारत वर्षम राष्ट्रम चिरकालम स्वाधीनम जिव्यात सन्मित्रम समृद्धम च भूयात शत्रु विहीनम जियात। संदर्भ यह है प्रस्तुत श्लोक का कि प्रस्तुत गीत जो है वो डॉक्टर चंद्रभानु त्रिपाठी द्वारा रचित गीताली से हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत साहित्य के पद्य पीयूषम के सप्तमा पाठा जिव्यात भारतवर्षम नामक शीर्षक से लिया गया है। और इस अवतरण में भारतवर्ष चिरकाल तक स्वाधीन अमर रहने का चित्रण किया है। छात्रों यहाँ पर व्याख्या देखिए। व्याख्या यह है कि कवि कहते हैं कि भारत वर्षम राष्ट्रम चिरकालम स्वाधीनम जिव्यात, यानी भारतवर्ष का जो राष्ट्र है वो लंबे समय तक स्वाधीनम जिव्यात यानी स्वाधीन रहकर अमर रहे, जीवित रहे। सन्मित्रम समृद्धम च भूयात, सन्मित्रम यानी मित्रों के साथ, और समृद्धम यानी समृद्ध शक्तिशाली, च भूयात यानी समृद्ध और शक्तिशाली यानी मित्रोपूर्ण मित्रों वाला और वैभवपूर्ण होकर, शत्रु विहीनम यानी शत्रु से विहीन होकर, जियात यानी जीवित रहे। तो क्या कह रहे हैं कि भारतवर्ष जो है वो भारतवर्ष जो राष्ट्र है वो चिरकाल लंबे समय तक स्वाधीन जीवित रहे और मित्रों वाला और वैभवपूर्ण होकर, शत्रु रहित होकर विजयी रहे। नौ छात्रों प्रस्तुत श्लोक का व्याख्या देख लीजिए। कि कवि कहते हैं कि हमारा राष्ट्र भारतवर्ष चिरकाल तक स्वाधीन होकर अमर रहे, या अच्छे मित्रों वाला और वैभवपूर्ण हो, या शत्रुहीन होकर विजयी रहे। विशेष में स्वाधीनम इक्वल टू स्व प्लस अधीनम और सन्मित्रम में सत प्लस मित्रम दोनों संधि हो रही है। नौ श्लोक नंबर 2 देखिए छात्रों। हिमगिरी रस्य किरीटो मौले ररुण किरण मणिमाली कर कल्लोल लैर्ज जल धीर विलसती पादांत प्रक्षाली।
फिर से ध्यान से देखिए छात्रों, श्लोक बहुत कठिन है। हिमगिरी रस्य किरीटो मोले ररुण किरण मणि माली कर कल्लो लय लर्ज लधीर विलसती पादांत प्रक्षाली। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय लिखने के लिए कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को अन्य विभक्तियों में एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय है। तो प्रस्तुत श्लोक का अन्वय देखिए छात्रों, अरुण किरण मणिमाली हिमगिरी अस्य मौले किरीटः अस्ति जल्दी कर कल्लोलई अस्य पादांत प्रक्षाली संविलसति। संदर्भ यह है प्रस्तुत श्लोक का कि प्रस्तुत गीत डॉक्टर चंद्रभानु त्रिपाठी द्वारा रचित गीताली से हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत साहित्य के पद्यप्यूषम के सप्तमा पाठा जिव्यात भारतवर्षम नामक शीर्षक से लिया गया है। और इस अवतरण में भारतवर्ष लंबे समय तक स्वाधीन होकर अमर रहने का चित्रण किया गया है। तो छात्रों देखिए कवि क्या कहते हैं, अरुण किरण मणिमाली हिमगिरी अस्य मौले किरीटः अस्ति। अरुण यानी सूरज, किरण यानी किरणें, तो सूर्य की किरणें, मणिमाली यानी मणियों की माला जैसी, हिमगिरी यानी हिमालय, अस्य यानी इसका, मौले यानी मुकुट, किरीटः अस्ति यानी जो हिम सूर्य की किरणों वाला, जो मणियों की भांति चमकने वाला हिमगिरी हिमालय है, वो इसके मौले किरीटा अस्ति यानी इसका भारतवर्ष का मुकुट है। जल्दी कर कल्लोलई, जल्दी यानी समुद्र, कर कल्लोलई यानी अपनी विशाल, कल्लोलई यानी लहरों से, कर कल्लोलई यानी विशाल लहरों से, अस्य पादांत यानी इसके पैरों को, पक्ष प्रक्षाली यानी धोता हुआ, सन विलसंती यानी लगा रहता है, यानी धोते रहता है या उसके पैरों को, आगे के भागों को, अग्रभागों को धोने वाला, विलसती यानी शोभायमान होता रहता है। ठीक है छात्रों, तो नाउ लिखा हुआ व्याख्या देख लीजिए आप लोग कि कवि कहते हैं कि सूर्य की लाल किरणों की मणियों की माला वाला हिमालय हमारे भारतवर्ष का मुकुट है। समुद्र अपनी विशाल लहरों रूपी हाथों से इसके पैरों के अग्र भागों को धोने वाला सुशोभित होता है। विशेष यही है कि हिमगिरी रस में षष्ठी तत्पुरुष समास है, हिमगिरी अस्य षष्ठी तत्पुरुष समास, और मणिमाली में इन प्रत्यय लगी है, माला में इन प्रत्यय लगकर मणिमाली हुआ है। और कर कल्लोलई में भी करहा कल्लोलाहा इव में उपमित कर्मधारय समास है। और प्रक्षाली में प्र उपसर्ग प्लस छाल धातु प्लस इड़नी प्रत्यय है। ठीक है छात्रों, ना इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने पाठ परिचय के साथ साथ त्रिपाठी जी का जीवन परिचय और पाठ परिचय के साथ साथ आपने 2 श्लोक पढ़े। दोनों श्लोकों के माध्यम से यही बताया गया है कि भारतवर्ष लंबे समय तक जीवित रहे, सुशोभित रहे और अमर रहे। और यही बताया गया है कि हिमालय पर सूरज की लाल किरणें जब पहली प्रथम की किरणें पड़ते हैं तो जो उसकी मणियों की माला के समान शोभायमान होता है, और साथ ही साथ समुद्र जो है वो अपने हाथों से इस भारतवर्ष के अग्रभाग को प्रक्षाल्यति करता है अर्थात धोता है। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आर्ष विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।